उत्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। डंपर और बाइक की टक्कर, धू-धू कर जला डंपर, 2 घायल। जिले भर में झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मियों में से राहत, किसानों के खिले चेहरे। चेन्नई मजदूरी के लिए ले गए नाबालिग बच्चे सुरक्षित, बालाघाट पहुंचे, पुलिस ने शुरू की जांच। जिले में शुरू हुई खाद्य सामग्री की जांच, बैहर में लिए गए आधा दर्जन दुकान के सैंपल। सहकारी बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक PS धनवाल निलंबित, भोपाल अटैच। 4 बल्ली एक पॉलिथीन के छत के नीचे लग रही आंगनबाड़ी, जागपुर पंचायत का मामला। कारगिल विजय दिवस पर याद किए गए वीर सपूत, NCC अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम। और प्रदेश सरकार की बेरुखी, बजट के अभाव में बंद हो गया जन अभियान परिषद। और अब खबरें विस्तार से। वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 हिमाचल नगर से गुजरी वारासिवनी रामपायली मार्ग पर 25 जुलाई को डंपर और बाइक की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। घटना में डंपर में आग लग गई और बड़ा हादसा घटित होते हुए बच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 14 निवासी 25 वर्षीय जयराम पिता नर्मदा प्रसाद रिछारिया अपने बाइक से अपने साथी वार्ड नंबर 9 निवासी 19 वर्षीय पंकज पिता शिव शंकर यादव के साथ अपने घर वार्ड नंबर 14 से रामपायली चौक जा रहा था। तभी रामपायली की ओर से आ रहे डंपर क्रमांक MP 28H1571 का चालक वारासिवनी की ओर जा रहा था। तभी रामपायली चौक पर डंपर चालक ने बाइक चालक को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालक डंपर की चपेट में आ गया और दोनों बाइक सवार छिटक कर दूर गिर गए। बाइक डंपर के कंडक्टर साइड के चक्के में फंस गई और घसीटते हुए करीब 200 मीटर तक गई एवं साइलॉन के सामने डंपर में अचानक आग लग गई, जिससे देख डंपर चालक में डंपर खड़ा कर नीचे उतर गए। इसके बाद डंपर धू-धू कर जलने लगा, जिसकी सूचना सवेरे घूमने वालों ने थाना वारासिवनी और नगर पालिका फायर ब्रिगेड को दी और फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है अभी भी, लेकिन धुआं निकल रहा है। अरे इसका ड्राइवर कौन है? सवेरे घटना इधर से 2 टू व्हीलर आ रहे थे, एक और इधर से डंपर आ रहा था। टू व्हीलर सोच रहा था कि मैं निकल जाऊंगा और डंपर वाले ने बचाने के चक्कर में इधर काटा और घसीटते हुए ले गए। 2 आदमी फेंका गए, गाड़ी चालक फेंका गया। हाँ। और डंपर कहाँ गया फिर? डंपर आगे जाके भी धड़क गया, मतलब यानी अंगार लग गई उसमें। हाँ। सहकारी बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक PS धनवाल को 1 करोड़ से अधिक के घोटाले के आरोप में निलंबित कर भोपाल मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। वर्तमान में धनवाल रतलाम जिले में पदस्थ थे। आपको बता दें कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के महाप्रबंधक रहते हुए PS धनवाल के द्वारा कृषक सुरक्षा राष्ट्र पत्रिका 14 सितंबर 2018 को सभी बैंक के शाखा प्रबंधकों एवं संस्था प्रबंधकों को कृषि सुरक्षा राष्ट्रीय पत्रिका की सदस्यता के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। इस आधार पर समितियों के द्वारा लगभग 12,263 कृषकों को कृषि सुरक्षा पत्रिका के सदस्य बनाकर समितियों के रासायनिक खाद से नगद सीमा की राशि 1,69,93,802 रुपए का भुगतान कृषि सुरक्षा राष्ट्रीय पत्रिका को किया गया था। आपको बता दें कि इस मामले को परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने विधानसभा सत्र जून-जुलाई 2019 में लगाया था। इस दौरान जांच में पाया गया कि बालाघाट के तत्कालीन महाप्रबंधक सहकारी बैंक PS धनवाल के द्वारा अनियमितता बरती गई।
इस राशि का गलत उपयोग किया गया, जिस आधार पर उन्हें रतलाम में निलंबित कर भोपाल मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। जिले के दक्षिण भैयर के सोनगुड्डा के 29 बच्चों को मजदूरी कराने के नाम पर चेन्नई ले जाया गया था, जिन्हें भोपाल चाइल्ड लाइन के द्वारा सकुशल बालाघाट पहुंचा दिया गया है। यहाँ पहुंचे बच्चों ने अपनी आप बीती हमें इस तरह से बताई। बच्चे बताते हैं कि उनकी संख्या 29 नहीं थी, 60 थी। 29 बच्चे सोनगुड्डा के बच्चे थे और बाकी बच्चे और कहीं से लाए गए थे। सभी को मजदूरी कराने के नाम पर बैयर निवासी मोहन नाम का व्यक्ति चेन्नई लेकर गया था, जहां पर वह आम का जूस निकालने का काम करते थे। 2 महीने तक काम करवाने के बाद मजदूरी नहीं दिया गया। उसके बदले में 500 रुपए देकर भोपाल ट्रेन में बैठा दिया गया, जहां हमें पुलिस के द्वारा सकुशल बालाघाट पहुंचा दिया गया है। सभी बच्चे अपने घर जाना चाहते हैं और दोबारा किसी के बहकावे में न आकर बाहर मजदूरी करने नहीं जाना चाहते। स्नेह छाया बाल गृह की चारू शर्मा बताती है कि बच्चों को 25 जुलाई को सुबह यहां पर लाया गया है। पुलिस के द्वारा इनसे बयान किया गया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। बच्चों को आज सुबह लेकर आए। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ 16 बच्चे और कुछ बच्चियाँ भी थी? हाँ, वो खुला आश्रय गृह में है। क्या कार्रवाई हुई अभी यहाँ पे? यहाँ पुलिस के द्वारा इनकी जांच की गई, जांच रिपोर्ट बनाई गई और उनको यहाँ पे सौंप दिया गया चाइल्ड लाइन और पुलिस वालों को। अब क्या कार्रवाई की जाएगी आप लोग के द्वारा? अब हमारे द्वारा यहाँ से इनको काउंसलिंग के लिए CWC के पास ले जाया जाएगा। वहीं से इनका निर्णय लिया जाएगा कि ये माता पिता को सौंप दिया जाएगा या फिर यहाँ बाल गृह में। जैसे ही इन बच्चों के परिजनों को उनकी बालाघाट आने की खबर मिली, वे जिला मुख्यालय पहुंच गए और हर कोई अपने बच्चे से मिलने आतुर दिखाई दे रहे थे। बाल गृह के बाहर बैठकर अपने बच्चों से मिलने का इंतजार कर रहे थे और वहां उस दिन को कोस रहे थे जब उन्होंने ठेकेदार के साथ अपने बच्चों को मजदूरी कराने के लिए बाहर भेज दिया था। इस दौरान बच्चों के साथ काम करने जाने वाले कुछ बड़े मजदूरों ने भी अपनी आप बीती कुछ इस तरह से बताई। अच्छा, ये बताइए आप लोग कितने बच्चे लोग गए थे? पूरे 60 बच्चे गए थे। कहाँ से गए थे आप लोग? अपने गांव से गए थे क्या? जी। अच्छा, कौन आया था लेने के लिए बेटा आपको? मदन। ये मदन कौन है? नहीं जानते सर। नहीं जानते। कहाँ का है ये? ऐसे कुछ बैयर का है जी। क्या करता है ये मालूम है उसके बारे में? नहीं मालूम। तो कैसे चले गए थे आप उनके साथ में? बोला था ना 1 महीना के लिए चलो। 1 महीना के लिए? जी। जूस बनाने चलो ऐसे करके। अच्छा, फिर लालच उलच भी दिया था क्या? जी, 6000 देंगे ऐसे करके बोला था। वो बच्चों को क्यों, बड़ों को क्यों नहीं बोला था उन्होंने ऐसे कुछ? सबको बोला था। बड़े को भी बोला था। सबको बोला। तो फिर आप लोग गए थे? आप लोग? जी। अच्छा, कितने दिन रहे वहाँ पे आप लोग? 1 महीना। तो कैसा काम करवाते थे वहाँ पे वो लोग आपको? बस गाड़ी में गाड़ रहे थे, गाड़ी में डालते और ले के डालते, खाली करते हैं सर। अच्छा, मारपीट तो नहीं करते थे आपको? अच्छा, कितने बच्चों के साथ में गए थे आप लोग? पूरे से लड़का गिरा है। कितने होंगे? 20, 22, 25 कितने? 60, 70 गिरा है जी। वक्त न लगी इनते। कहाँ ले गए थे आपको? सोनगुड्डा से। सोनगुड्डा से ले गए थे? सोनगुड्डा और कहाँ थे? तमिलनाडु। तमिलनाडु ले गए थे। अच्छा, फिर क्या बोल करके लेके गए थे यहाँ पे? वो आमा फैक्ट्री। आमा जूस। आमा जूस में? हाँ। तो वहाँ क्या काम करने के लिए? आमा पूरा ठेला से उतारन और ओला मशीन में कितना निकाल। पैसा कितना देते थे? पैसा वहाँ 2 सफर है जी। 2 सफर है वहाँ। पूरा लड़का लड़की इनके पूरा 2 सफर है। हमारे यहाँ तो ये कार्रवाई है कि बच्चों के हित में सर्वोपरि बात ढूंढी जाती है। तो बच्चों का क्या हित है ये हमको देखना है। तो बच्चों का हित सबसे पहला तो ये है कि उनके परिवार में वापस भेज दिया जाए, समझाइश दे करके उनको। पर जो कानून का उल्लंघन हुआ है इसमें, उसकी तरफ भी हम लोग ध्यान लोगों को दिलाएंगे, जो शासन है उनका। और जैसे कि बच्चों को बंधक बना के, बंधुआ मजदूर टाइप का उनको बना के रखा गया था, बाल श्रम के अंतर्गत आता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो मानव का जो निर्यात कर रहे हैं, एक प्रकार से खरीद फरोख्त जैसा ही है, पैसों का लालच दे करके उनको दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। देखिए, जो तस्करी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसमें तो खैर मैं समझती हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो मानव जो तस्करी है वो आज से नहीं हो रही है। काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं जो ट्राइबल एरिया है उस जगह से बच्चियाँ या बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। कोई बाल श्रम के लिए जा रहा है और लड़कियाँ जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जा रही हैं। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं। आज भी सामने बात है कि 29 में से केवल
मात्र एक जो पालक है उसने FIR दर्ज कराया, बाकी 28 ने दर्ज नहीं कराई। और हमने जो काउंसलिंग की उसमें ये पाया कि एक भी बच्चे को उसकी जन्मतिथि नहीं पता है। तो आप ये सोचिए कि कितना शिक्षा का अभाव है कि बच्चे बोल रहे हैं कक्षा तीसरी पढ़ाए। 4 बल्ली, एक पॉलीथीन की एक छत और बन गई एक आंगनवाड़ी। जी हाँ, यह मजाक नहीं, हकीकत है। यह हकीकत उस जगह की है जहां से जिला मुख्यालय महज 5 किलोमीटर दूरी पर है। और यहां आजकल की बात नहीं, यह बात वर्षों पुरानी हो चुकी है। नौनिहालों की सेहत सुधारने और गर्भवती माताओं को जागरूक करने के साथ साथ युवतियों को उनके अधिकार बताने के लिए मध्य प्रदेश शासन जाने कितनी आंगनवाड़ी संचालित करती है। लेकिन शायद उन सभी आंगनवाड़ियों में एक बात समान होगी कि उसमें 4 दीवारें होगी और एक छत होगा और उसके नीचे बच्चे सुरक्षित होंगे। लेकिन यह मामला जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर जागपुर पंचायत का है। आंगनवाड़ी इन सबसे अलग है। यहाँ दीवार नहीं है, यहाँ पर 4 बल्ली है जिसके सहारे एक पॉलीथीन की छत है और उसके नीचे नौनिहाल शासन की योजनाओं को संचालित करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं है। पूर्व में आंगनवाड़ी ग्राम पंचायत भवन में लगती थी, लेकिन उस भवन का हाल अभी किसी से छुपा नहीं है, इसलिए अभी आंगनवाड़ी इस हालात में संचालित हो रही है। ये आंगनवाड़ी टूट गई है ना, ग्राम पंचायत भवन में लगाते थे। अच्छा, कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि जो भी आंगनबाड़ी है वो शासकीय भवनों में लगेंगे। हाँ। तो आप क्या तो भवन बन रहा है, फिर वहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे आप? तो पूरा नहीं बना ना, पेंटिंग वगैरह नहीं हुई है। पेंटिंग यदि जल्दी हो जाएगी तो लगाना शुरू कर देंगे। तो कोई भवन तो दिया होगा आपको किसी ने? तो ये ग्राम पंचायत भवन दिए थे, इसके अलावा दूसरा भवन तो नहीं है। ग्राम पंचायत के अलावा और एक भवन दिए थे ना आपको? तो वहाँ तो ऑलरेडी दूसरी आंगनवाड़ी लग रही है। सरपंच लक्ष्मीचंद नागपुरे बताते हैं कि इनके द्वारा ग्राम पंचायत भवन आंगनवाड़ी के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन आज भवन जर्जर स्थिति में है, जिसके पास जाने से भी डर लगता है। इसलिए इस तरह से आंगनवाड़ी संचालित की जा रही है। शासकीय भवन हमने दिए थे, एक ग्राम पंचायत दिए थे, तो ग्राम पंचायत भी जर्जर हो गई। उसके बाद में इनको बोले कि सामुदायिक भवन में लगाओ, तो एक आंगनवाड़ी अंदर लगती है, एक मैंने बोला आप सामने हाल में लगा लो। तो इनका कहना ये है कि बोले वो दूर पड़ रही है, बच्चे यहाँ से वहाँ जाने में विलम्ब होता है, टाइम होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमने इनके बाद में एक सभा मंच दिए थे, इसमें मंदिर अटैच है और बाजू में सभा मंच है, तो वहाँ लगाइए आप। तो वहाँ लग रही थी आंगनवाड़ी। और जो नई आंगनवाड़ी जो बन रही थी, तो पानी की समस्या के कारण में पानी नहीं मिल पा रहा था, इसके कारण वो आंगनवाड़ी रुकी हुई थी। तो उसका कार्य बस शीघ्र ही 8 दिन के भीतर में वो अभी उसका काम पूरा हो चुका है। सिर्फ उसमें पुताई वगैरह बाकी, पुताई भी हो चुकी, पेंट बाकी है, दरवाज़ों को पेंट लग रहा है और थोड़ी बहुत घिसाई बाकी है। बस 4 दिन के भीतर में वो। अल्प बारिश की मार झेल रहे जिले में अब पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो चुका है। इसके लिए भगवान का दर हर किसी को याद आ रहा है। सावन मास के अवसर पर झमाझम बारिश न होने से परेशान शिव साईं भक्तों ने शहर के शिव साईं मंदिर में गुरुवार को शिव जी की पिंडी का जल अभिषेक कर उसे पूरी तरह से पानी में डुबो दिया। शिव साईं मंदिर के पुजारी पंडित शिव कुमार तिवारी बताते हैं कि सावन मास में बारिश नहीं होने की वजह से हर कोई परेशान है। अब बारिश की कामना के लिए शिव जी का अभिषेक किया गया है और उनकी पिंडी को जल से पूरी तरह से डुबो दिया गया है। पुराने जानकारों ने बताया कि पहले भी 3 बार ऐसा किया जा चुका है, उसके बाद जमकर बारिश हुई है, इसलिए इस तरह का पूजन किया गया है। पर्याप्त वर्षा न आने के कारण सावन महीना प्रारंभ हो जाने के पश्चात भी बालाघाट सहित सारे देशों में कुछ अपवाद शहर छोड़ने के पश्चात सभी और सूखा जैसा वातावरण हो गया है। इसके पूर्व भी शिव साई मंदिर ट्रस्ट में 2 बार शिवलिंग को पानी में पूर्णतः डुबाया गया और उससे बहुत बारिश हुई। ऐसा यहाँ के जो जानकार है, जो मंदिरों से पिछले 10, 20, 25 सालों से जुड़े हुए हैं, उन भक्तों का कहना है। और उसी अनुसार इस वर्ष भी वर्षा अच्छी रूप में आना चाहिए, इसलिए 11 बजे यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना कर, संकल्प कर, शिव का अभिषेक कर, उन्हें जल से शिवलिंग को पूर्णतः डुबाया गया है।
अल्प बारिश और लगातार वैनगंगा के गिरते जलस्तर को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन जल्द ही गर्रा स्थित वैनगंगा के छोटे पुल को एक ऊंचाई तक बांधकर जल को रोकने की तैयारी कर रहा है। इस वर्ष गर्मी के दिनों में भीषण जल संकट की मार झेल चुकी नगर पालिका प्रशासन ने अल्प बारिश को देखते हुए अभी से हाथ पैर फूलना शुरू हो चुके हैं, जिससे कहीं आगामी दिनों में एक बार फिर जल संकट न गहरा जाए। इस बात को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे जिला प्रशासन से बकायदा गर्रा स्थित छोटे पुल को बांधने की अनुमति लेने जा रहा है। जिला कलेक्टर बालाघाट को लेटर लिख दिए हैं कि हम वो जो छोटे पुल के ऊपर जिसको हम स्टाफ डैम बांधते थे उसको हम सीमेंट कंक्रीट करने की हमको परमिशन दिया जाए। इसके हमने परमिशन के लिए लिखे है और आज और एक लेटर जारी कर रहे हैं सिंचाई विभाग को और कलेक्टर को कि हमको इसकी अनुमति दे दें, हम उसको तुरंत बांध देंगे। तो अगर मान लो जितना हम रोकते हैं उससे एक 1.5 फीट ऊंचा और बांध देंगे तो उस लेवल पे यहाँ पे बालाघाट में पानी रुका रहेगा। फिल्टर प्लांट से शहर को जल प्रदाय करने का काम करने वाले एक कर्मचारी हमें बताते हैं कि वैनगंगा जलस्तर फिर से तेजी से गिर रहा है। जल्दी कुछ उपाय नहीं किया गया तो गर्मी जैसे हालात बनते देर नहीं लगेगी। नदी की स्थिति तो पहले से बहुत पानी बहुत कम हो गया है अपने यहाँ। अभी स्थिति पानी बहुत डाउन हो रहा है। गर्मी के पीछे पानी उसी लेवल में आ गया है पानी भी। वर्तमान समय को अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि फिर से जल संकट गहरा सकता है, क्या कहेंगे? हाँ, वो ऊपर का साथ में देगा तो गहरा सकता है ऊपर से। शिक्षा की अलग जगह विभाग के द्वारा बनाई गई प्रौढ़ शिक्षा योजना में बनाए गए प्रेरक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 7 जुलाई को भोपाल में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। इसके लिए बकायदा उन्होंने गुरुवार को एक बैठक आयोजित की, जिसमें यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। संविदा प्रेरक संघ के जिलाध्यक्ष अजय बाविस्ताले बताते हैं कि वे वर्षों से शासन की योजना के लिए काम कर रहे थे। शासन ने अचानक उन्हें काम से निकाल दिया। वहीं चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उन्हें नियमित करने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। इन सभी बातों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सात तारीख को हमारा विशाल आंदोलन जो भोपाल में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने हेतु भोपाल में विशाल आंदोलन किया जा रहा है प्रदेश स्तरीय। उस आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए आज यह बैठक। क्या प्रमुख मांगों को लेकर घेराव किया जाएगा? सबसे पहले क्या योजना बनाई गई है? 28 मार्च 2008 में हम लोगों को नियुक्ति से बहाल कर दिया गया है। हम लोगों का पद समाप्त कर दिया गया है। शहर के कालीपुतली स्थित नेहरू उद्यान में अतिक्रमणकारियों को दुकान बनाकर देने का शहर के कुछ पार्षदों ने विरोध दर्ज किया। इस विषय पर नगरपालिका अध्यक्ष ने गार्डन में चौपाटी के साथ साथ और भी तैयारियों की जानकारी इस प्रकार से दी। नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे बताते हैं कि जन भागीदारी योजना से जिला प्रशासन के माध्यम से चौपाटी के साथ साथ गार्डन बनाया जा रहा है। देखिए, अभी वहाँ पे अतिक्रमण का मकड़ा जाल है और जो गार्डन था वहाँ गार्डन पहले पूर्व में कहीं गार्डन रहा होगा। अब तो वहाँ पे लोग असामाजिक तत्व बैठते हैं, कोई दारू पीता है, कोई गांजा पीता, कोई और अनेकों घटना वहाँ से सुनाई दे रही थी। तो कलेक्टर साहब ने जन भागीदारी से एक कंसल्टेंसी कंपनी है उनको काम दिए, उनके 5 लाख और जन भागीदारी के 5 लाख, ऐसे 10 लाख रुपए मिला करके वो लोग वहाँ पे गार्डन बनाएंगे, फव्वारे लगाएंगे और हेलो बालाघाट या फिर आई लव यू बालाघाट ऐसा कोई एक सेल्फी पॉइंट बनाएंगे और हम लोग वहाँ पे एक चौपाटी टाइप की डेवलप करेंगे, जिसमें 28-29 दुकानें हम लोग भी निकालें चौपाटी, जिसमें सिर्फ चौपाटी रहेगी, खाने पीने की चीज़। परसवाड़ा में आदिवासी समाज द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 11 आदिवासियों के साथ हुए नरसंहार की जांच कराने व घटना में लिप्त दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने और नरसंहार में मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दिए जाने की मांग को लेकर बुधवार को स्थानीय विश्राम गृह में आदिवासी समुदाय ने रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम परसवाड़ा पुलिस अधिकारी SDOP को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि उत्तर
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के उम्मा गांव में विगत 17 जुलाई को 11 आदिवासियों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता को गिनाते हुए आदिवासी समुदाय द्वारा राष्ट्रपति से गुहार लगाते हुए कहा गया है कि संविधान में आपको देश के 10 करोड़ आदिवासियों का संरक्षक घोषित किया गया है। इस नाते देश के आदिवासियों की सुरक्षा और संरक्षण देना आपके अधीन है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के उम्मा गांव का मामला, जहां जमीन विवाद को लेकर 3 आदिवासी महिलाओं समेत कुल 11 आदिवासियों की जघन्य हत्या कर दी गई है और 2 दर्जन आदिवासियों को पूरी तरह मारकर घायल कर दिया गया था, जिस पर आदिवासी समुदाय ने घोर निंदा प्रकट करते हुए महामहिम से अनुरोध किया है। होश में आओ, होश में आओ, यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, फांसी दो, फांसी दो, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेरे वायरल हो गया है ना, वायरल उत्तर प्रदेश सोनभद्र के एक उम्बा गांव में जो वहाँ के आदिवासी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वजों से खेती-बाड़ी करते थे, उक्त ज़मीन को जो है वहाँ का जो प्रधान है वो ज़मीन को कब्जा कर आदिवासियों के साथ में धोखाधड़ी कर और 32 ट्रैक्टर गुंडे बुलवाकर दिन दहाड़ गोली चलवा दी, जिसमें हमारे 10 आदिवासी भाई जो है वहाँ पे अपनी जान निछावर कर दिए। जबकि उस ज़मीन की प्रक्रिया जो है शासन प्रशासन को जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी जो है उन्होंने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। और मैं चाहता हूँ कि 32 ट्रैक्टर में जो गुंडे आए थे और जो दोषी है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और जो 32 ट्रैक्टर में जिन्होंने साथ दिया ST/SC एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और 32 ट्रैक्टर पूरे रात साथ होकर कब्जा करना चाहिए और मृतक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए उनको सहायता राशि दी जानी चाहिए और जितने लोग जो घायल हैं हॉस्पिटल में हैं उनको 50-50 लाख रुपए दिए जाए। जी सर, ये जो आज कुछ आदिवासी भाई आए हुए थे जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर, क्या है मामला? हाँ, ये मामला ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में ये कुछ नरसंहार हुआ आदिवासियों को, 11 आदिवासियों को। तो इस बात को लेके यहाँ के लोग आए थे और आज तहसीलदार साहब वगैरह नहीं रहे होंगे, मेरे पास आ गए थे। तो इन्होंने ज्ञापन सौंपा है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए। क्या करेंगे सर इस ज्ञापन का? ज्ञापन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ओर भेजेंगे। कटंगी मुख्यालय स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला में 25 जुलाई को एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने जब कक्षा में पहले पीरियड में अपना बैग खोला और किताब निकालने लगी, इसी दौरान किताब के साथ साथ एक जहरीला सांप बाहर आ गया, जिसे देखकर पूरी कक्षा में चीख पुकार मच गई। कुछ देर के लिए सभी लोग डर गए, लेकिन समय रहते सांप छात्रा से दूर हो गया, जिससे उसके पास बैठी छात्राओं को कोई हानि नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार सांप घर में ही छात्रा के बैग में आ गया था और उसके बैग में स्कूल तक चला गया, क्योंकि छात्रा ने स्कूल में बैग टेबल पर रखा था, जहां पर सांप आने की संभावना बहुत कम है। सावन मास में मई जून जैसे तेज धूप और 40 डिग्री तापमान के कारण आम आदमी जहां गर्मी और उमस से परेशान हो चुका था, वहीं जिले के किसानों के आगे बड़ी चिंता खड़ी हो चुकी थी। लेकिन गुरुवार को अचानक 5 बजे मौसम ने करवट ली और कुछ देर की बारिश में सभी को राहत पहुंचाई। आपको बता दें कि पूरे जिले में बारिश के लिए लोगों द्वारा पूजा अर्चना और तरह तरह के टोटके करवाए जा रहे थे। जिसको जैसा लगा उसने वैसे मिन्नत की और हर किसी की जुबान पर एक ही शब्द था, अब तो पानी बरस जाए। शायद गुरुवार को जिले वासियों की पुकार सुन ली गई और आखिरकार बारिश ने दस्तक दी। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1 सप्ताह के दौरान जिले में अच्छी बारिश होने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको बता दें कि जुलाई माह में मौसम विभाग की पिछले 2 वर्षों की पूर्व अनुमान फेल हो चुके हैं, इसीलिए इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि अनुमान सटीक बैठेगा। है
लांजी नक्सल प्रभावित वनांचल के ग्राम कट्टीपार के ग्रामीणों ने मुख्यालय में पहुंचकर विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंपा एवं जब तक बराबर बिजली प्रदान नहीं की जाती तब तक बिजली बिल ना भेजने का अनुग्रह किया। ग्रामीणों ने पद्मेश न्यूज से चर्चा में बताया कि ग्राम कट्टीपार में लगभग 3 साल से बिजली लगी है एवं सिंगल पॉइंट कनेक्शन दिए गए थे जो कि बराबर नहीं चलते थे। वर्तमान में जो बिजली चालू की गई है वह भी कई दिनों तक नहीं रहती। यदि चालू भी हुई तो 1-2 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। वहीं लोगों को 200 रुपए प्रति माह का बिजली बिल आ रहा है। जब बिजली ही पर्याप्त नहीं मिल रही है तो 200 रुपए का बिजली बिल क्यों? बिजली तो नहीं मिल पा रही है लेकिन बिल प्रति माह जरूर आ रहा है, जिसमें भी किसी को 700-800 रुपए से अधिक का बिल आ रहा है। ग्रामवासियों ने कहा है कि हम बिजली बिल देने को तैयार हैं लेकिन बिजली बराबर नहीं मिलने के कारण जब तक लगातार बिजली नहीं मिल पाती तब तक बिजली बिल जमा नहीं करेंगे। ये बिजली का समस्या 3 साल से बिजली है, फिर भी इसमें लाइट नहीं है। 3 साल से आपके गांव में बिजली आई हुई है? बिजली आई है लेकिन अभी लाइट नहीं आ रही बराबर? लाइट नहीं आ रही आ रहा है, फिर भी 1-2 घंटा रहता है, उसके बाद फिर चले जाता है तो फिर 2-4 दिन के लिए फुर्सत हो जाता है और महीने में बिल पहुंच जाते हैं। तो हमको लाइट रहेगा तभी बिल देने को अच्छा होगा। लालबर्रा शासन प्रशासन द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए स्कूलों में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं एवं कई तरह की योजनाओं के माध्यम से बच्चों को लाभान्वित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ शिक्षकों के द्वारा अपने फायदे के लिए स्कूली बच्चों को ही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत घोटी में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का प्रकाश में आया है, जहां एक शिक्षक के द्वारा अपने फायदे के लिए बाल सभा गतिविधि विद्यार्थी पुस्तक को कम रुपए में खरीदकर स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अधिक रुपए में बेचकर कमीशन कमाया गया है। पुस्तक के लिए शिक्षक के द्वारा पैसे अब पुस्तक के लिए बताएं 35 रुपये मांग रहे हैं सर, तो 35 रुपये दिए इतना, और अपने काम में हम खेती में करते हैं। कौन से शिक्षक के द्वारा मांगे ऐसा नहीं बताया? नहीं ऐसा नहीं बताया, 35 बताया तो 35 रुपये दिए। इस मामले की ग्रामीणों से शिकायत मिलने पर जब 25 जुलाई को पद्मेश की टीम ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोटी पहुंचकर पड़ताल की तो घोटी स्कूल में पदस्थ शिक्षक के द्वारा छात्र छात्राओं से बाल सभा गतिविधि विद्यार्थी पुस्तिका के अधिक रुपए लिए जाने की बात सही साबित हुई। स्वयं शिक्षक ने भी माना कि इनके द्वारा बच्चों को बालाघाट से लाकर पुस्तक दी गई है, जिसके लिए बच्चों से 25-30 रुपए लिए गए हैं। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह इन्हें 22 तारीख को लाया तो बोलते हैं मैंने पुस्तकें लाए तो स्कूल में लाके क्यों गई? गरीब नहीं गए, बच्चों ने बोले क्यों ला ली, क्या उनके अपन जब आ रहे बालाघाट से पुस्तक यहाँ नहीं मिलती करके मैंने मुझे बालाघाट से लाके बच्चों को जैसे अभिभावकों का कहना है कि मार्केट में कीमत को लेके 20 रुपए में मतलब उपलब्ध है, लेकिन जो स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा क्या हुआ 30 रुपए लिया गया। एक पुस्तक यदि लो तो कीमत कितनी देते हैं? महंगी देते हैं। बालाघाट में बोला यार ये एक ले जाओगे तो आपको है तो वही कीमत में आएगी। स्कूल के सामने घोटी स्थित एक दुकान में वही पुस्तक 20 रुपए कीमत में उपलब्ध है, जहां से कुछ बच्चों के द्वारा उक्त पुस्तक 20 रुपए में खरीदी भी गई है। वो शिकायत बच्चे लोग आए मेरे पास, कम से कम 50 बच्चे आए। भैया बोले यहाँ आपके पास पुस्तक 20 रुपए मिल रही है और वो स्कूल में 35 रुपए के हिसाब से मैंने यहाँ का टीचर जमा करवा रहा है। कौन सी पुस्तक है? वो बाल सभा के वो पुस्तक है। तो कितने रुपए दिए गए? हर बच्चे से 35 रुपए मांगा गया है। किनके द्वारा? टीचर के द्वारा। कौन सी शिक्षक, क्या नाम? वो मंडानी। किस नाम से मांगा गया था? वो बोले हम आपके लिए पुस्तक उपलब्ध करा देंगे, तो उस नाम से मैंने उनने पुस्तक के लिए पैसा मांगा, परंतु जो मार्केट में हमारे पास पुस्तक मेरे खुद दुकान में उपलब्ध है, 16 रुपये की वो बुक पड़ती है, 20 रुपये अपन बेचते हैं, परंतु हमारे पास की पुस्तकें नहीं बिकी। क्या कारण है? पता चला कि वहाँ का टीचर स्कूल में गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद यहाँ व्यवसाय धंधा कर रहा है।
परसवाड़ा तहसील के खुरसौड़ा में अपने 5 वर्षीय मासूम की हत्या करने वाले कलयुगी पिता को लामता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार की दोपहर नशे में धुत आरोपी गणेश उइके का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद हो गया और उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए घर के आंगन में रखे हल की फर से अपने 5 साल के बच्चे पर वार कर दिया, जिससे बच्चा अधमरा हो गया। आरोपी का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ, उसने घायल बच्चे को कुएं में फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। आरोपी ने बताया कि घरेलू विवाद के चलते उसने ये कदम उठाया है। वहीं मामले की जांच कर रही लामता थाने की एएसआई सोनाली डोक ने कहा कि आरोपी के पास से लोहे का फर और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं और पड़ोसियों के बयान से गणेश द्वारा घटना कारित करना बताया गया है। घरेलू विवाद था जी, नशाबंदी क्षेत्र में खुरसौड़ा ग्राम में खुरसौड़ा टोला में दिनांक 24/7/19 को करीबन 2 बजे की बात है। 100 डायल से हमें सूचना मिली थी, तो हम तस्दीक हेतु गए थे, तो वहाँ पता चला कि एक पिता ने पति पत्नी के वाद विवाद में पिता ने 5 साल के बच्चे को, जिसका नाम ईशान थे, उसने लोहे की फार से और बच्चे के सर पे मारकर उसे कुएं में फेंक दिया, जिसकी जांच अभी चल रही है, विवेचना जारी है। और आरोपी का नाम गणेश उइके है, जो खुरसौड़ा टोला में वहीं रहता है। नगर के पुरातत्व शोध संस्थान के द्वारा जिले के ब्रिटिश कालीन स्कूल एवं डाक बंगलों की जानकारी जुटाई जा रही है। इस जानकारी के माध्यम से संस्थान के द्वारा तमाम जानकारी संग्रहालय में एकत्रित की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी इस ब्रिटिश कालीन स्कूलों एवं डाक बंगलों के इतिहास को जान सके। और इस संदर्भ में पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गहरवार का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी हमने एक अभियान चलाया है कि बालाघाट जिले में कितने ब्रिटिश कालीन स्कूल हैं, डाक बंगले हैं, और सभी जनपदों से हमने एक बैठक आयोजित की जा रही है। सभी जनपदों से हमने एक सूची बुलवा रहे हैं कि आपके जनपदों में कितने डाक बंगले हैं, कितने स्कूल हैं। अगर ये जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, 30 अगस्त तक हमने जानकारी बुलवाई है, अगर जानकारी प्राप्त हो जाती है तो एक पुरातत्व के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। डाक बंगलों की फोटोग्राफी की जाएगी, डाक स्कूल ब्रिटिश कालीन स्कूल की सूची तैयार करके उनकी फोटोग्राफ से बना के तैयार करके इस पुरातत्व संग्रहालय में लगाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी देख सके कि डाक बंगले और ब्रिटिश कालीन स्कूल किस प्रकार हुआ करते थे। अभी तो वो पुरातत्व मंदिर, मस्जिद, मूर्तियाँ ही देख पा रहे हैं। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में आज एनसीसी कंपनी के अधिकारियों की मौजूदगी में कारगिल दिवस विजय दिवस के तौर पर मनाया गया। इस अवसर पर एनसीसी कंपनी के कर्नल एपीएस संधू प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। उस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों एवं एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया, जहां छात्रों को शहीदों के द्वारा दी गई कुर्बानी और देश के प्रति जज्बे को बनाए रखने की सीख दी गई। इस संदर्भ में 6 MP इंडिपेंडेंट एनसीसी कंपनी के जनरल एपीएस संधू ने बताया कि 26 जुलाई को हर साल देश में कारगिल दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज उत्कृष्ट विद्यालय में विजय दिवस का आयोजन किया गया, जहां छात्रों एवं एनसीसी कैडेट्स को शहीदों ने किस प्रकार से विजय हासिल की जानकारी दी गई। कि चिट्ठी को यूनिट में रख दिया जाता है बक्से में, अगर वो वापस आ गया तो फाड़ दिया जाता है, अगर वापस नहीं आया तो उसके घर वालों को ओनली तो लिखा टू माई फैमिली। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ डियर पापा एंड मामा बर्डी एंड वापस नहीं आए। एंड अगर आपसे हो सके तो आके देखिए वहाँ कारगिल में कि इंडियन आर्मी आपके लिए कहाँ लड़ी थी, किस इलाके में लड़ी थी। ये 26 जुलाई को, जैसे सब जानते हैं, 26 जुलाई को हर साल भारत 1999 से लेके आज तक कारगिल दिवस मनाता है विजय दिवस के रूप में। इसलिए इसका उद्देश्य ये है ताकि पूरे भारतवासी, और आज जो हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारे कैडेट्स और स्कूल के बच्चों को कारगिल के बारे में बताया जाए कि भारत ने और भारत के फौजियों ने किस प्रकार अपनी शहीदी देकर इस कारगिल की विजय को प्राप्त किया, ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको इनकी याद रहे और आगे भी अपने देश को वो मजबूत रखें। सामाजिक तौर पर
अपनी अहम भूमिका अदा करने वाले जन अभियान परिषद पिछले 6 माह से अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है। प्रदेश सरकार की बेरुखी के चलते इस विभाग में पिछले 6 महीने से किसी भी प्रकार की योजनाओं का संचालन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि जन अभियान परिषद के माध्यम से काफी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रदेश स्तर पर संचालित की जा रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदलने पर जन अभियान परिषद के लिए योजना शाखा के द्वारा किसी भी प्रकार का बजट जारी नहीं किया गया। बजट के अभाव में सभी योजनाओं ने दम तोड़ दिया। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक सुशील बरुआ ने बताया कि जन अभियान परिषद के द्वारा काफी लोगों को संचालन बेहतर तरीके से किया जा रहा था, लेकिन पिछले 6 महीनों से बजट जारी न किए जाने के चलते तमाम योजनाएं धराशायी हो गई हैं। भोपाल स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जन अभियान परिषद को योजना शाखा से बजट मिले और एक बार फिर तमाम योजनाओं को जीवित किया जा सके। कलेक्टर दीपक आर्य ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की जाँच करने एवं उनमें बिकने वाली खाद्य सामग्री के सैंपल जाँच के लिए एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में बैहर में खाद्य सामग्री विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई और वहां से खाद्य सामग्री के सैंपल एकत्र किए गए हैं। बैहर के एसडीएम चंद्र प्रताप गोहल ने बताया कि खाद्य सामग्री के एकत्र नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला में जांच में खाद्य सामग्री में मिलावट पाई जाएगी तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सिवनी से स्थानांतरित होकर आए डी.के. जैन ने 25 जुलाई को जिला कोषालय अधिकारी बालाघाट का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जिला कोषालय अधिकारी बालाघाट के पद पर पदस्थ रहे अंजनीश पंद्रे का स्थानांतरण जिला पेंशन अधिकारी बालाघाट के पद पर किया गया है। पंद्रे ने कोषालय अधिकारी का कार्यभार डी.के. जैन को सौंपकर 25 जुलाई को जिला पेंशन अधिकारी बालाघाट का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कृषि महाविद्यालय वारासिवनी में पढ़ने वाले छात्र 5 माह तक किसानों के बीच रहकर ग्रामीण कृषि कार्यों का अनुभव प्राप्त करेंगे और किसानों को फसलों के अधिक उत्पादन के लिए तकनीकी ज्ञान भी देंगे। किसानों के बीच रहकर छात्र कृषि की जटिलताओं को भी समझेंगे। राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर R.L. राउत ने बताया कि कृषि महाविद्यालय वारासिवनी के बीएससी कृषि अंतिम वर्ष के 13 छात्र ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम के तहत 5 माह तक कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में गांवों में किसानों के बीच रहकर खेती एवं खेती से जुड़े कार्यों का अनुभव प्राप्त करेंगे। कृषि छात्र विकासखंड किरनापुर के ग्राम मुरकुड़ा, बमहन गांव तथा हल्बी टोला में किसानों के बीच 5 माह तक रहकर कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों, तकनीकी पहलुओं, कृषि पद्धतियों को अपनाने में आने वाली समस्याएं, कृषकों एवं अन्य ग्रामीण जनों की समस्याएं आदि विषयों पर गहनता से जानकारी एवं अनुभव प्राप्त करेंगे। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बांधरी अंतर्गत बोट्टा हुड़की में राजस्व निरीक्षक दिलीप डोंगरे के नेतृत्व में स्थानीय राजस्व अमले व पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से रखे गए 2 रेत के डंप को जब्त किया गया। साथ ही ग्राम बोट्टा में रेत से भरी एक बगैर नंबर की ट्रैक्टर को जब्त किया गया। राजस्व अमले के द्वारा अवैध रूप से डंप रेत को जब्त कर बोट्टा सरपंच प्रतिनिधि बलराम क्षीरसागर की उपस्थिति में पंचनामा कार्यवाही कर ग्राम पंचायत के सुपुर्द किया गया। वहीं जब्त ट्रैक्टर को थाने में लाकर खड़ा कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु एसडीएम को प्रेषित किया गया। आपको बता दें कि जीवनदायिनी नदियों को रेत माफिया अपने फायदे के लिए निरंतर खोखला कर रहे हैं और यही वजह है कि खनिज माफियाओं ने अवैध तरीके से रेत उत्खनन कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत एकोड़ी के ग्रामीणों ने एकोड़ी सरपंच प्रतिनिधि कमलेश शरणागत के नेतृत्व में पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के रीडर पंकज गजभियो को सौंपकर ग्राम में दान भूमि को भूमि स्वामी बनाकर बेचने वालों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी ग्राम पंचायत एकोड़ी तहसील वारासिवनी के स्थायी निवासी हैं, जहां पर 40-50 वर्ष पूर्व शासन द्वारा कुछ भूमिहीन
आदिवासियों को दान में भूमि बांटी गई थी। तब सोनू पिता नानू गोंड को ग्राम पंचायत एकोड़ी के उमर टोला में दान में 2 एकड़ 55 डिसमिल करीब भूमि दी गई थी, जिसमें सोनू गोंड के द्वारा कभी भी कब्जा नहीं किया गया और सोनू गोंड की भूमि पर गांव के कुछ लोगों के द्वारा कब्जा कर किसी ने घर बना लिया तो किसी ने खेती शुरू कर दी और कई वर्षों से उक्त 2 एकड़ 55 डिसमिल करीब भूमि ग्रामीणों के कब्जे में है। यहाँ पर एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत लगाने आए हैं। हमारे यहाँ पर भूमिदान की जो जमीन है जो 45-50 वर्ष पूर्व बांटी गई थी, वो जिसको भूमि स्वामी बना करके बेचने खरीदने का काम चल रहा है। तो इस प्रकार से जो काम मामला भी सामने आया, तरुण साहू बालाघाट निवासी ने भूमिदान की जमीन को भूमि स्वामी करवा कर सोनू नानू के नाम की जो जमीन है उसको खरीद लिया है और गांव के जो लोगों का कब्जा है, लोगों के घर बने उनको तोड़ने की बात कही जा रही है और गांव के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इससे मुख्यतः परेशानियां क्या आती है? परेशानी वही है कि लोगों के घर बने हुए हैं, कुछ लोग वहाँ पर अपना निर्वहन कर रहे हैं, 1-2 बंदियां बना करके वहाँ पर फसल लगा रहे हैं। कुछ जमीन अभी पट्टे पे देने की थी। ये आवंटित किसको की गई थी? आवंटित सोनू नानू नाम के आदमी को की गई थी 45-50 साल पूर्व। हम लोग आए थे वहाँ पे अवैध कब्जे को लेके, तो तरुण साहू ने रोड बना रहा था सरकारी ज़मीन में, तो क्या है कुछ लोगों को वहाँ पे कब्जा है और वहाँ मकान भी बने हुए हैं, तो वो उनका कहना है कि मैंने खरीद लिया इसको, उनको हटाना है। उसी विषय पर रात में मीटिंग हुई और इसीलिए उसको आवेदन देने एसडीएम को यहाँ पहुँचे। सोनू नानू के मतलब भूमि स्वामी की जमीन है वो, पहले मतलब भूमि स्वामी नहीं मतलब भूमि दान दी हुई, दान में मिली थी, लेकिन आज तक पंचायत में किसी को पता नहीं था कि जमीन इसको मिली है और न उसने कभी कब्जा भी नहीं किया। जिले में लगातार बारिश नहीं होने के कारण अच्छी बारिश के लिए जगह जगह लोग अपने अपने तरीके से बारिश के लिए टोने टोटके कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित पायली पंचायत के लोगों ने भी निर्णय लिया कि अच्छी बारिश के लिए रविवार को पूजा करेंगे। जनपद सदस्य भुरू पटेल बताते हैं कि बीते कई वर्षों से अच्छी बारिश के लिए उनके गांव में पूजा की जाती रही है। इस बार भी यह नौबत आन पड़ी है कि वे जिले के किसानों से और हर व्यक्ति से यही निवेदन करते हैं कि बारिश को देखते हुए पानी का सदुपयोग सावधानी पूर्वक करें। आज हमारे गांव में जो किसानों की समस्या है सबसे बड़ी कि पानी नहीं आने का कारण, और किसानों की जो फसल खराब हो रही है उस समस्या को लेकर और जो पानी की कमी को देखते हुए आगे भविष्य में हमारे गांव में उस बारे में चिंता आज व्यक्त की गई। और सभी लोग जो किसान भाई लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, नागरिक हैं, हमारे युवा साथी लोग हैं, सभी लोगों ने आज इस बात से हमारी ग्राम पंचायत ने एक मीटिंग बुलाए थे सभी गाँव के लोगों की इस पानी नहीं आने के कारण की वजह से हमको आगे क्या भविष्य में नुकसान हो सकते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग ने, हमारे यहाँ पूरी पुरानी परंपरा चली आ रही है कि हमारे जब भी पानी नहीं आता तो हमारे यहाँ पर एक मंदिर है, ज्वाला देवी प्रसिद्ध मंदिर है, वो प्राचीन काल से चले आ रहा है। तो वहाँ पर जाके लोग पूजा पाठ करते हैं गाँव में सभी लोग, तो ऐसी स्थिति में पानी गिरने की संभावना रहती है। तो हम लोगों ने इतवार के दिन जाने के वहाँ पर मंदिर में सभी लोगों को लेकर बाजे गाजे से वहाँ पूजा पाठ करने का हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है और वहाँ पर जाकर पूजा पाठ करके वहाँ पर हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बरसात हो और हमारे यहाँ के किसानों की उन्नति और खुशहाली के लिए, हमारे देश की और हमारे बालाघाट जिले की किसानों के लिए हमारा अच्छा एक प्रयास है। पानी नहीं आने की वजह से वाटर लेवल तो चले ही गया है और इस बार तो गर्मी में भी पानी की समस्या है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी किसान लोगों को, हमारे पूरे जिले वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी रोकने का प्रयास करना चाहिए। अपने गांव में स्टाफ डैम बनाना चाहिए, कुएं बनवाना चाहिए, नाले बनान करना चाहिए, तालाबों में जो पानी को ज़बरदस्ती में जो खराब मतलब वो किया जा रहा है फिल्म करके उसको रोकना चाहिए। तो आगे भी क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए जिससे हमारे वातावरण बने रहे और पानी के जो है समस्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो जिले के सभी लोगों को इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो किसान हो। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डंपर और बाइक की टक्कर, धू-धू कर जला डंपर, 2 घायल। जिले भर में झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मियों में से राहत, किसानों के खिले चेहरे। चेन्नई मजदूरी के लिए ले गए नाबालिग बच्चे सुरक्षित, बालाघाट पहुंचे, पुलिस ने शुरू की जांच। जिले में शुरू हुई खाद्य सामग्री की जांच, बैहर में लिए गए आधा दर्जन दुकान के सैंपल।
सहकारी बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक PS धनवाल निलंबित, भोपाल अटैच। 4 बल्ली एक पॉलिथीन के छत के नीचे लग रही आंगनबाड़ी, जागपुर पंचायत का मामला। कारगिल विजय दिवस पर याद किए गए वीर सपूत, NCC अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम। और प्रदेश सरकार की बेरुखी, बजट के अभाव में बंद हो गया जन अभियान परिषद। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balakhatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।